जी, मैं लवलीज़ पाठाज। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे ये आई एम बेबी फादर टू स्टोरी कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। मुझे पता है कि अभी तक मैंने शायद किसी एक आध चैप्टर को छोड़ करके बोर नहीं किया है आप लोगों को, मुझे अच्छे से पता है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में मैं स्टोरी को शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों का पहला काम है कि मुझे कमेंट्स करके बताओगे कि दीदी कैसा लग रहा है और कैसी जा रही है स्टोरी, ठीक है? ताकि मैं कुछ और इम्प्रूव कर सकूँ। पर आंसर जेन्युइनली करना, वरना वो मुझे मिलेंगे नहीं क्योंकि मॉडरेशन में चले जाएंगे, ठीक है? एंड देन लाइक करना है। जिन लोगों को भी वन शॉट और हार्ट पार्ट सुनने हैं, सबके कमेंट्स कम्युनिटी में पोस्ट करे गए हैं, तो वहां से उठाएंगे एंड देन जुड़ेंगे। और जिन लोगों को भी मेंबरशिप की स्टोरी सुननी है, वो लोग जो इंटरेस्टेड है ओनली फॉर वही जा करके मेंबरशिप की स्टोरी को बाय ऑन करेंगे एंड देन सुनेंगे, ठीक है? देन बाकी सबके लिए स्टोरी जैसे चल रही है वैसे चल रही है। चलो हम शुरू करते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा वांग जी कार ड्राइव करते हुए वहां से निकल जाता है। वांग जी खुद से कहता, विंग तुमने मेरा टोटली दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़कर जाने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्रिस कहता है, सर वो आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो लोग उसी रास्ते पे हैं। वांग जी कहता है, गुड। और अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। क्रिस उसके कान पर खीरू उड़ गए थे। अंदर कहता, सर हम अभी आ रहे हैं। रामजीत जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। वहीं दूसरी तरफ विंग जिसकी हार्ट बीट ना बढ़ी जा रही थी, उसकी बॉडी में गर्माहट फैल रही थी और वो बहुत ज्यादा फील कर पा रहा था इन सभी तमाम चीजों को। दैट्स वाई वो कहता है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, क्या हुआ? हाँ, ये क्यों कर रहे हैं सर? और इतना बोलने के साथ ही वो अपने चेस्ट को पकड़े हुए था। हाँ जी, जो कि ड्राइव करते हुए आ रहा था, तो देखता है कि बस स्टैंड है, वहां पे एक कार रुकी हुई है। पहले तो वो अवॉइड करता है, फिर उसे जैसे एहसास होता है कि शायद ये विंग हो सकता है, अपनी कार को वापस से यू टर्न मोड़ कर लाता है और उस कार के बगल में खड़ा करता है। विंग और जो कि हमारा हांशु खड़ा था, वो दोनों उसे देखने लगते हैं। हम जिस कार में से बाहर आता रहा आते कहता, विंग क्या लगा था तुम्हें? हाँ, वो अपने शर्ट के लीज को ना ऊपर मोड़े जा रहा था और कहता है, मेरे साथ चलो, तुम मुझे छोड़कर इस तरह से नहीं जा सकते। हाँ, तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इतना बोलकर वांग जी विंग का गर्दन पकड़ता है पीछे से एंड देन खींच के लेके जा रहा होता है। हांसोई आते ही कहता है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, वो आपका कुछ नहीं लगता है मिस्टर लैंग, आप उसे छोड़ दीजिए। वांग जी जो कि बहुत गुस्से में था, हांसोई के मुंह पर एक पंच धर देता है, जहाँ पर उसके लिप्स के कॉर्नर से हल्के हल्की बूंदोबांदी होना शुरू हो गया था ब्लड का, जिसे वो पकड़ते हुए कहता है, ये क्या पागलपन है? वांग जी कहता है, पागलपन? ये क्या होता है? अभी बताता हूँ मैं। इतना बोल करके विंग को हांसुई के कार के ऊपर सीधे फेंक देता है। मतलब वांग जी इतने गुस्से में है कि वो भूल गया है कि वो विंग को भी हार्म कर रहा है। वो हांसुई के कांटों से फेंक देता है जहाँ पे विंग बस बोल रहा है, वांग जी सर रुक जाइए, रुक जाइए। पर वांग जी जो कि रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। विंग कहता है, यंग मास्टर, यंग मास्टर, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। पर वांग जी बिल्कुल नहीं रुक रहा था। अब यहाँ पे हमारा वांग जी अपने फेरोमोन्स को रिलीज कर रहा था। हांसुई भी खुद एक अल्फा था, दैट्स व्हाई वो भी फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था। विंग की हालत पहले से ही वांग जी की वजह से बहुत 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 ज्यादा खराब थी। उसकी आंखों के सामने में सारे विजन ब्लरी जा रहे थे, सारा का सारा कुछ उसे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था और बस उस फेरोमोन्स से वो बचना चाहता था, पर फिलहाल से कोई उपाय नहीं था। वांग जी ऐसा खींच खा रहा होता है। वही हांसुई जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, दैट्स व्हाई पीछे पड़ा हुआ एक डंडा निकालता है जो कि हॉकी स्टिक टाइप था और उसके ऊपर जैसे ही मारने को होता है, वांग जी के हाथ में चोट लग जाती है। वांग जी कहता है, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैं बस तुम्हें वार्न कर रहा था, ये नहीं करना चाहिए था। इतना बोल करके वांग जी हांसुई के हाथ से वो डंडा छीन कर सीधे उसके सर पे दे मारता है। अब जो कि वो दे मारता है, सोचो यार क्या ही हुआ होगा। वो सीधे वहां पे ऐसे टुन होकर बेहोश हो गया था एंड देन विंग ने उसे मारते हुए देख लिया था और वो कहता है चिल्लाते हुए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ढंग जी उस डंडे के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा, हालांकि विंग का विजन पूरा ब्लर था, उसे कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था। और उसने देखा कि वांग जी ने उसे कैसे उड़ा दिया उसकी मुंडी को। हाँ, वो चीख पड़ता है और वो ऐसे वांग जी का पैर पकड़ते हुए कहता, छोड़ दीजिए उसे, मैंने कहा छोड़ दीजिए उसे, मैंने कहा छोड़ दीजिए उसे। वांग जी उस डंडा को फेंक देता है देन विंग के पास आते हुए उसके फेस को ऐसे पकड़ता है, क्योंकि विंग उसे नहीं देख पा रहा था, उसकी बॉडी शिथिल नहीं थी, काम नहीं कर रही थी। उसके फेस को होल्ड करते हुए वांग जी कहता है, क्या लगा है तुम्हें? हाँ, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? क्या लग रहा है तुम्हें कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तब जब मैं तुम्हें अपना बना चुका हूँ, मैं तुम्हें बाइट कर चुका हूँ? हाँ, मेरे साथ चलो। और इतना बोल करके वांग जी विंग को खींचते हुए कार मिलाता है। ऑलरेडी उसने घर पे जो कांड किया था उसकी वजह से उसका दिमाग पूरा यू टर्न हुआ पड़ा था। रोड पे हांसुई की बॉडी पड़ी थी, वो
जस्ट बेहोश हुआ था उसके पीटने की वजह से, बट अगर उसे टाइम पे हॉस्पिटल ना ले जाया जाए तो शायद बहुत कुछ हो सकता है, पर फिलहाल से अभी बहुत कुछ हो ही रहा है। विंग को ऐसे पीछे डालता है, और वो भी हानसुई के कार में, क्योंकि उसको पता है कि उसके कार में ड्राइवर है, दैट्स व्हाई उस कार में उसको फेंक देता है। और उसके अंदर वो आता है, उसके कपड़े को खोलता है, एंड देन उस कार में उसके साथ वो इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। विंग जो कि अपने आप को सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा था, अपने पैरों को हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी ने उसके हाथ पकड़े, उसके कपड़े उतारे, एंड देन इस बार वांग जी नॉटिंग भी कर रहा था और अच्छे से कर रहा था, और वो बिना मर्सी किए, बिना कुछ किए, सीधा उसके अंदर थ्रो आउट कर रहा था। वांग जी अपना सारा गुस्सा, जो कि 20 मिनट तक कंटिन्यू ये सब कुछ कर रहा था, तब तक वहाँ पे क्रिस की कार आ चुकी थी और अंदर से चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। क्रिस भी वहाँ पे 10 मिनट के लिए वेट करता है ताकि सर बाहर आ जाए। इस कंडीशन में सुनने के बाद दिमाग खराब नहीं, बल्कि उसका टोटली दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए क्योंकि बॉडी नीचे रोड पे पड़ी हुई है। वांग जी के कार में उनका ड्राइवर पड़ा हुआ है और अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। दैट्स व्हाई क्रिस कहता, सर बाहर आ जाइए प्लीज़, सर बाहर आ जाइए। पर वांग जी से रहा नहीं जा रहा था। 30 मिनट बाद भी जब वांग जी बाहर नहीं आता है, क्रिस दरवाज़ा पीटते हुए कहता, फॉर गॉड सेक सर बाहर आइए अभी के अभी। वांग जी जब उसकी वॉइस सुनता है वो रुक जाता है, और विंग जो कि उसी हालत में पड़ा हुआ था, वांग जी अपने कपड़ों को ठीक करते हुए बाहर आता कहता, क्या बात है क्रिस? क्रिस कहता, हम इनका क्या करें? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता क्या करना है, तुम मेरे सेक्रेटरी हो ना, तुम्हें जो करना है, जो समझ में आ रहा है करो, रफा दफा करो। और हाँ, मैं विंग को लेकर जा रहा हूँ। इतना बोलना हुआ ही था कि तब तक विंग जो कि मतलब सही सलामत हालत में बिल्कुल नहीं था, तो उस कार से निकल चुका था और वो वहां से जाने की कोशिश कर रहा था। भांग जी उसके पास भाग कर आता कहता, कहाँ जा रहे हो? हाँ अभी के अभी चलो मेरे साथ, इतना बोल। भांग जी पूरा पगलाया हुआ था, वो विंग को अपने पैसेंजर सीट पे बिठाकर बांध देता है उसके सीट बेल्ट से, एंड देन कहता है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, इसे क्लीन करो। क्रिस क्रिस जिसके होश उड़े हुए थे, उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो क्या करे भाई, वो क्या करे। दैट्स व्हाई वो कहता है, हाँ सर ये आपने क्या किया, सच में कभी कभी आप इतना हद करेंगे मैंने सोचा ही नहीं था। ये बोलते हुए भंग जी पहले एम्बुलेंस को कॉल करता है, उसके बाद उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कराता है ताकि सीन थोड़ा सा कम क्रिएट हो। उसके बाद वहाँ पे जितने भी स्टेन वगैरह थे वो तुरंत से ऐसे लोग होते हैं ना जो पूरा क्लीन करते हैं, सबूत डिस्ट्रॉय करते हैं, उन लोगों को कॉल करके बुलाता है कि यहाँ से यहाँ तक सारे सीसीटीवी फुटेज को हैक करो, खत्म करो, और ये पे जितना भी ब्लड स्टेन जो कुछ भी दिख रहा है सबको उठाओ और हटाओ। वो सब अपने अपने काम में लग गए थे। 1.5 घंटे के प्रोसीजर के बाद क्रिस हॉस्पिटल आता है तो हान सोयू की डेथ हो चुकी थी। हान सोयू ऑन द स्पॉट वहीं पे अ, मतलब अगर उस समय जैसे ये हादसा हुआ, दैट्स वाई 5, 10, 15 मिनट बाद उन्हें हॉस्पिटल डाला जाता तो शायद वो बच जाते, पर पूरे 30 मिनट बाद वो लोग आए, उसके बावजूद भी वो रहा। फिर एम्बुलेंस आने में 20 मिनट लगा, फिर उसको ले जाने में 20 मिनट लगा, तो टाइम एवरेज लंबा खिंच गया था। दैट्स वाई वो ऑन द स्पॉट दैट कर चुके थे। अब वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि बेहोश हो चुका था, पर वांग जी उसका गुस्सा उतरा नहीं था। दैट्स वाई वो वांग जी विंग को गोद में उठाते हुए अपने बेड पर लेकर आता है, बेड पे पटकने के साथ उसे पीछे से बैक करता है और फिर से उसके साथ वो इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। विंग बेहोश है और उसे कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ क्या चल रहा है। वांग जी दरवाजा खोले हुए था, जिसकी वजह से घर में इतना ज़्यादा मतलब फेरोमोन्स फैला हुआ था कि मेंग्या की हालत खराब हो गई थी, और उतने रात में सीचन को मेंग्या को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है, और उस पूरे घर में वांग जी और विंग के अलावा कोई भी नहीं था। वांग जी अपना सारा भरास 2 घंटे तक उतार लेने के बाद विंग को वैसे ही छोड़ करके शावर लेने चला जाता है। विंग जो कि लास्ट थर्ड राउंड के बाद उसकी आंख खुल गई थी, वो अपने आप को उठाने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ हिल नहीं रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, वो चल नहीं पा रहा था। बट फिर भी उसे उठना था, यहाँ से जाना था। उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो जितनी बार भी उठने की कोशिश कर रहा था बार बार बेड पे गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, और फाइनली वो बेहोश ही हो जाता है। किंग कहता है, "कर-" और इतना बोलने के साथ ही वो बेहोश। थोड़ी देर बाद जब वांग जी बाहर आता है, विंग को देखता है, उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने गुस्से में सारा कांड तो कर डाला था, पर अब उसे पछतावा हो रहा था। रिंग को देखने के साथ ही वांग जी अपने आप को 3 थप्पड़ लगाता है अपने आप से ही, एंड देन कहता है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, जानता हूँ, पर हर बार तुम मुझे इतना इतना ज्यादा क्यों मजबूर करते हो विंग कि मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा कर देता हूँ। इतना बोल वांग जी विंग के पूरे बॉडी के ऊपर ऑइंटमेंट लगाता है और उसके बॉडी को क्लीन करता है, जो कि बहुत सारा
व्हाइट फिश डिस्चार्ज हो रहा था। थोड़ा बहुत वो क्लीन करते हुए विंग को आगे घुमाता है, एंड देन उसे भी क्लीन करते हुए सारा सारा दवाई लगा देता है। फिर उसे कंबल से टक करते हुए उसके बगल में वो लेट जाता है, क्योंकि वो उसे अगर अभी हक भी करेगा तो वो करा देगा। दैट्स व्हाई वांग जी सो जाता है। पर सुबह में विंग, जिसको अपने आप ही नींद खुल जाती है, उठता है और उठने के साथ ही वांग जी के कपड़े को वो समेटता है और वही कपड़ा पहनता है, क्योंकि उसके कपड़े के तो वांग जी ने ऐसी की तैसी कर दी थी। वो उतर कर धीरे धीरे करके बाहर आता है। घर में कोई नहीं था, दैट्स वाई उसके लिए इजी था सब कुछ। वो बाहर गेट पर आ जाता है। फ़ोन में 5% चार्जिंग थी। वो सनाया को कॉल करता है। सनाया जो कि ऑफिस हॉस्पिटल में थी, और वो केस को उसने खुद ये किया हुआ था, दैट्स वाई वो खुद सदमे में थी कि उसके प्रोफेसर ऑन द स्पॉट ऐसे कैसे हो सकते हैं। वो सो रही थी। लास्ट विंग ना लगातार कॉल करे जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था। 15वें कॉल्स पर जाकर के सनाया की नींद खुलती है। देन वो कहता है, हेलो कौन? वो कहता है, मैं इस रोड पे हूँ सनाया, मुझे आकर पिक करो। और इतना बोलने के साथ ही विंग वो वहाँ पे चेयर पे बैठ जाता है, जो साइड पे रहता है ना बैठने के लिए सीटिंग एरियाज। अब फ़ोन को अंदर डाल लेता है, क्योंकि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और वो वहाँ पे बैठे-बैठे ही सोया हुआ था, क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। 20 मिनट बाद जब सनाया वहाँ आती है तो देखती है सर ना सो रहे हैं। उसे उठाकर कहता, सर। विंग कहता है, मैं ज़्यादा चल नहीं सकता सनाया, मुझे लेकर के अपने घर चलो। सनाया कहती है, जी सर। इतना बोलने के साथ ही वो कैब लेती है और सनाया उसे लेकर के अपने रूम पर आ जाती है। वहाँ पे विंग उसके बेड पे जाकर सोया हुआ था और कहता है, किसी को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। सनाया कहती है, सर कुछ हुआ है क्या? विंग कहता है, जब मैं होश में आ जाऊँ मैं खुद बता दूंगा। हाँ, हो सकता है कि हॉस्पिटल में कोई मुझे ढूंढने आए, तुम लोगों के ऊपर बहुत टॉर्चर करे। सनाया सनाया कहती, सर मैं आपको नहीं जानती, कौन है आप सर? इतना बोलने के साथ ही और वो वहाँ से चली जाती है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद वो डरी हुई थी कि क्या ही होने वाला है अब। दैट्स वाई वो अपना काम वापस जो था वो करने में लग गई थी, और शाम में वो जो उसका कॉलेज जाना या ट्यूशन जाना जो भी रूटीन था वो करने वाली थी। मतलब वो अब नॉर्मल हो चुकी थी, अब किसी को बताना ही नहीं था। दैट्स वाई अब वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जब उसकी नींद 8:30 बजे के आसपास खुलती है, तो हाथ ऐसे होता है ना, ऐसे डालो तो पता चलता, तो वो आँख खोल के देखता है तो वहाँ पे विंग नहीं था। वांग जी कहता है, अब ये कहाँ चला गया? इतना बोल करके वो उठता है और वो विंग को वॉशरूम में ढूंढता है, पर विंग वॉशरूम में नहीं था। वांग जी चिल्लाते हुए कहता, विंग विंग विंग। और वो नीचे आता है। अब घर में कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। उसके फेरोमोन्स अभी भी लाइट लाइट स्मेल हो रहे थे। वांग जी पूरा घर छान मारता है, बाहर आता है तो कोई भी नहीं था। और वो सबको पूछता है कि विंग कहाँ है, गार्ड को, तो किसी ने देखा ही नहीं था, मॉर्निंग ही निकल गया था। दैट्स वाई किसी को पता ही नहीं चलता है। वांग जी ऐसे हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कहता है, विंग कहाँ हो तुम? हाँ, कहाँ चले गए हो तुम और क्यों नहीं मिल रहे हो मुझे? इतना बोल करके वो वापस से आता है, क्रिस को कॉल करता है। क्रिस जो कि सुबह में जाकर सोया ही था, कॉल पिक करते हुए कहता है, हेलो सर। वांग जी कहता है, क्रिस रिंग गायब है। अब किसका फिर से सर में दर्द हो रहा है? कहता है, सर मैं 1 घंटे बाद आता हूँ। वांग जी कहता है, क्रिस। इतना बोलकर क्रिस कॉल कट कर देता है। वो थोड़ा देर और सो जाता है, फिर उठता है एंड देन वो फ्रेश होकर के आता है, जहाँ पे वांग जी क्रिस का गला दबा देता है और उसे 2-4 थप्पड़ धर देता और कहता है, मैं तुम्हें बोला था ना आने के लिए। क्रिस कहता है, अगर इस बार हम उन्हें ढूंढ ना पाए तो? ओम जी कहता है, नो नो नो, उसे ढूंढने के लिए आकाश पाताल चाहे जो भी ये करना पड़े करो। कहाँ जाएगा? हाँ, वो 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 हीलर बनना चाहता था, उसके हॉस्पिटल में सर्च करो, वो जहाँ जाना चाहता था वहां जाओ, ठीक है? सब साम दाम दंड भेद जितना भी लगाना पड़े लगाओ। पुलिस स्टेशन, बस स्टॉप, हवाई अड्डा, जहाँ ढूंढना पड़ा ढूंढे, हर जगह ढूंढो। क्रिस उसकी बात सुन करके उसके बाद विंग को ढूंढना स्टार्ट करता है, और आज तक क्रिस बस विंग को ढूंढ ही रहा था। और विंग जो कि 1.5 साल के लिए वो चाइना में ही था, पर उसकी स्टोरी हमारे वांग जी को नहीं पता है। तो यहाँ पे वांग जी का फ्लैशबैक एंड हो जाता है। बैक टू द प्रेजेंट, वांग जी विंग को देख रहा होता है और वो विंग को अपनी बाहों में लिए हुए था। वांग जी विंग को लेकर के होटल आ चुका था, अपने पेट पर उसे लिटाते हुए कहता है, क्रिस जाओ, जा करके मेरे लिए कॉफी बोल दो। फिर अपना कोट उतारते हुए वांग जी विंग के बालों को टच करते हुए कहता है, आखिरकार फाइनली 7 साल बाद तुम मुझे मिल गए विंग। और इतना बोलते हुए उसे देख रहा होता है। क्रिस वो कॉफी लाकर रख देता है, देन वहां से वो चला जाता है। वांग जी उसे टच कर रहा होता है, उसके फोन पे फोन आता है।
तो पहले तो वो नहीं उठाता है, फिर दूसरा बार आता है तो वांगजी कॉल पिक करता है, जहाँ से एक वॉइस आती है, "बेटा, आप कहाँ हो? मैं आपका वेट कर रहा हूँ, रात हो चुका है, आप अभी तक आए क्यों नहीं?" वांगजी जब ये सुनता है, उसकी आँखों में आँसू आ गए थे और वो कहता है, "अच्छा, बच्चा।" उधर से वॉइस आती है, "हेलो, कौन बोल रहा है? मेरी डेटा कहाँ है?" जी कहता है, "मैं तुम्हारा डेटा बोल रहा हूँ।" पापा, सामने वाला शख्स जो कि बच्चा पूरा सिहर गया था, क्योंकि उसे पता है कि आज नहीं तो कल उसके डैडा से उसका सामना होने ही वाला था। वो चुप हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद कहता है, "मेरी मम्मा कहाँ है?" जी कहता है, "तुम अपना घर का एड्रेस बताओगे तो मैं तुम्हारी मम्मा को लेकर आ जाऊँगा, वरना मैं तुम्हारी मम्मा को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा।" और वांगजी का टोन बदल गया था। शिवान जो कि डर गया था एंड देन कहता है, नहीं, नहीं, मैं बताता हूँ।" छोटा सा युवान उसे वो सब कुछ बता देता है। वहीं दूसरी तरफ केल्विन और सनाया विंग को ना कॉल करते हैं, जो कि अभी इंगेज जा रहा था, इसलिए कहते हैं, हाँ, नहीं नहीं उठा रहा है विंग कॉल। तभी वो देखता है कि युवान बात कर रहा है, तो सनाया आते ही कहती है, युवान, युवान। युवान कॉल रखते हुए कहता है, सनाया आंटी, डैड वापस आ गए हैं। इतना सुनना हुआ ही था, तो सनाया कहती, वेट व्हाट, क्या कहा तुमने? युवान कहता है, मैं अभी डैड से बात कर रहा था। और जो वो नंबर देखता है कहता है, और इसमें तो विंग का नंबर, आई मीन कि तुम्हारी मम्मा का नंबर है ना? वो कहता है, एक्चुअली में मम्मा डैड के पास है आंटी, और मैंने उन्हें घर आने के लिए कहा है। सनाया कहती है, व्हाट? शिवान? शिवान कहता है, वो मम्मा को लेके चले जाएंगे, मुझे मम्मा चाहिए आंटी। सनाया कहती, केल्विन अब हम क्या करें? केल्विन कहता है, आज नहीं तो कल ये होना था सनाया, हम इससे पीछे नहीं जा सकते हैं, हम पहले घर चलते हैं। इतना बोल करके और सनाया, युवान और आयशा सब घर के लिए निकल आते हैं। घर जब वो लोग पहुंचते थे, पहले से ही वो कार वहां पे मौजूद थी और वांगजी बाहर में सिगरेट जला के फूंक रहा होता है। क्रिस भी वहां पे था। सब लोग उसका वेट कर रहे थे आने का। 3 कार देख करके सनाया डर गई थी और भागते हुए आती है और कहती है, विंग सर कहाँ है? वांगजी कहता है, मैंने सोचा नहीं था लिटिल साखवा कि तुम उसे लेकर यहाँ आ गई हो। हाँ, और इतना बोलकर उसका गला पकड़े हुए था, जहाँ पे केल्विन आते ही कहता है, ये क्या कर रहे, छोड़ो उसे। क्रिस उसके पास आता है, उसके हाथों को मरोड़ देता है। वांगजी उसके गर्दन को पकड़े हुए कहता है, इतने सालों तक तुमने मेरे ओमेगा को मुझसे दूर रखा, मेरे बच्चे को मुझसे दूर रखा, क्या लगता है तुम्हें? हाँ, दिस इज माय ओमेगा एंड वो बच्चा मेरा है ना? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि एक बेटे को उसके बाप से अलग करने की सजा क्या होती है? स्नेहा कहती है, मी मी सर, प्लीज लीव मी, प्लीज। हाँ जी कहता है, लीव मी, मेरा बेटा कहाँ है? स्नेहा कहती है, कुछ नहीं, नहीं। तभी युवान आते हुए कहता है, डैड, आंट को छोड़ दीजिए प्लीज। वांगजी अपने सामने में उस बच्चे को देखता है और कहता है, तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। इतना बोलकर उसको छोड़ता है। सनाया खांस रही होती है दूसरी तरफ। वांगजी जिसके पैर जम गए थे, पर फिर भी धीरे धीरे अपने भारी पड़े पैरों के साथ में उसकी तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पे हमारा युवान खड़ा था, और वांगजी उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था, धीरे 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 करते हुए। युवान जो कि छोटा तो बिल्कुल भी नहीं था, काफी समझदार था। दैट्स व्हाई वो कहता है, डैड, मॉम कहाँ है? वांगजी उसे गले लगाते हुए कहता है, पापा, मैं तुम्हारा डैड हूँ। युवान कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ, आप मेरे डैड हैं। और युवान ने एकदम ठंडा आंसर कर रहा था। भांगजी जो कि सैंटी होते हुए कहता है, जो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने डैड को वेलकम करना चाहिए? युवान कहता है, डैड, मॉम कहाँ है? भांगजी कहता है, तुम्हारे डैड घर में है, कल मुझसे तो मिलो। भांगजी के हाथ को हटाते हुए उस कार के अंदर जाता है, जहाँ पे विंग बेहोश पड़ा था, और युवान कहता है, मॉम, मॉम, मॉम। भांगजी उन सबको देखते हुए कहता है, तुम सबको सजा तो जरूर मिलेगी, देखो मैं क्या करता हूँ। इतना बोलकर वो लोग कार में आके बैठ गए थे। हरिवान कहता है, ये क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? युवान कहता है, हम वापस घर। वांगजी कहता है, हम वापस घर जा रहे हैं युवान। इतना बोलते हुए वो उसे देखता है, जहाँ पे युवान जब दरवाजा पीटते हुए कहता है, सनाया आंटी, सनाया आंटी, सनाया आंटी, बचाओ हमें। सनाया जैसे उस कार के पीछे भागती है, कैल्विन उसके पीछे भागना स्टार्ट करती है, और सनाया चिल्लाते हुए कहती है, नो नो, प्लीज वापस आइए, प्लीज सर को छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज।
विंग सर, विंग सर, विंग सर, विंग सर। और इतना बोलते हुए सनाया उस सुनसान पड़े वीरान रोड पर अकेली बैठी हुई थी, जहाँ पे कैल्विन आते हुए कहता है, एक बात कहूँ सनाया, भले ये बुरा लग रहा है, पर एक अल्फा अगर किसी ओमेगा को माफ कर चुका है, तुम भी जानती हो, जब तक बॉन्ड खत्म नहीं होता है वो उससे अलग नहीं हो सकते हैं। कुछ भी कर ले हम, जब तक बॉन्ड टूटता नहीं है, एक अल्फा और ओमेगा अलग नहीं हो सकते। और अब तो उसके पास उसका बच्चा है, उसके पास पूरा लीगल हक है कि वो अपने ओमेगा के साथ कुछ भी कर सकता है। सनाया कहती, तुम पागल हो गए हो कैल्विन, तुम नहीं जानते हो वो इंसान कम जानवर ज्यादा है। उन्होंने प्रोफेसर को मार डाला, उन्होंने विंग सर को इतना परेशान किया कि वो ट्रॉमेटाइज थे 3 मंथ तक। उस हालत में तुम जानते हो कि बेबी को कैसे कैसे मैंने सेव किया था युवान को, और कैसे मैंने मैंने विंग सर को बचाया है। तुम कुछ नहीं जानते कैल्विन, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। वो मार डालेगा उसे, मार डालेगा। विंग सर, विंग सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए विंग सर। आई एम सॉरी विंग सर, आई एम रियली रियली सॉरी। कैल्विन, कैल्विन चलो हम वापस चाइना चलते हैं। कैल्विन कहता है, सनाया हम इतनी आसानी से नहीं जा सकते। सनाया कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे चाइना वापस जाना है, वो उन्हें मार डालेंगे कैल्विन। कैल्विन कहता है, सनाया हम चलेंगे, हम बहुत जल्द चलेंगे, यहाँ का सारा काम खत्म करने के बाद हम वापस चलेंगे, अंदर चलो। सनाया कहती है, मुझे वापस ले चलो कैल्विन, मैं जानता हूँ कि तुम सर को पसंद नहीं करते, पर कैल्विन प्लीज, प्लीज वो मेरे सर है, प्लीज कैल्विन, प्लीज प्लीज चलो हम चलते हैं, वो उन्हें मार डालेंगे, वो उन्हें मार डालेंगे, प्लीज प्लीज कैल्विन चलो ना, प्लीज कैल्विन चलो ना, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। कैल्विन जिसकी आंखों में आंसू था कहता, सनाया प्लीज रोना बंद करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता तुम्हारे आंखों में एक बूंद भी आंसू है। अगर उन्होंने तुम्हें हार्म करने की कोशिश की तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। तुम जानती हो ना कि मैं पहले क्या था। कैल्विन कहता है, तो सनाया कहती, प्लीज अपने सारे लोगों को एक्टिव करो और चलो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। कैल्विन कहता है, प्लीज सनाया होल्ड ऑन, हम चलेंगे, हम पक्का चलेंगे बेबी। और इतना बोलते हुए कैल्विन उसके बाल पे किस करता है, उसे गोद में उठाता है, जहाँ पे आयजा काफी डरी हुई थी और कहती है, डैड, मॉम, युवान को कौन ले गया। सनाया जो कि कहती है, युवान को उसके डैड लेके चले गए, उसके डैड लेके चले गए। आयजा। और इतना बोलते हुए आयजा को वो गले लगा करके वो तीनों अपने घर के आगे जो रहता है ना छोटा सा चौपाया बरामदा टाइप का, वहां पे बैठ के सनाया रो रही थी, आयजा रो रही थी, और कैल्विन उन दोनों को बस कंसोल कर रहा था। जहाँ पे वांग जी इवान को देखता है और कहता है, हीरो आराम से मॉम के साथ बैठ जाओ, क्योंकि हम अभी जस्ट चाइना जाने वाले हैं। हिवान कहता है, बट डैड मुझे चाइना नहीं जाना। वांग जी उसे देखता है एकदम घूर के, जिसकी वजह से युवान डर गया था। एंड देन वो चुपचाप बैठ गया था और अपने मन में कहता है, आई हेट यू डैड, आई रियली रियली हेट यू, क्योंकि आपने मेरी मॉम को बहुत परेशान किया है, और मेरी मॉम ने कहा था कि मैं आपके साथ बस अच्छे से रहूं, दैट्स वाई मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, बट आप मेरे फादर बिल्कुल भी नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी इवान को देखते हुए कहता है, इवान मैं तुम्हारा फादर हूँ, आई एम बेबी फादर टू बेबी, आई एम बेबी फादर टू बाबा। और इतना बोलते हुए एक क्रिप्पी सा स्माइल करता है, एंड देन आगे देख रहा होता है जहाँ पे उसका फाइनल डेस्टिनेशन उसका वो एयरजेट था जिसके साथ वो चाइना वापस आने वाला था। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।